हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को मेनली पैडी कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आया हूं अपना पैडी फील्ड जो है उसको देखने कैसा है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा और लाइव नहीं हूं, इसलिए मेरा फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइव में ही जो फ्रंट कैमरा होता है और जो बैक कैमरा होता है दोनों का यूज किया जा सकता है, और जो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है उसमें केवल बैक कैमरा ही यूज हो पाता है। तो आज मैं आया था, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा कि इसको आप लोग चाहिए तो ईयरफोन लगा के भी इसे सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पैडी फील्ड भी मैं दिखाऊंगा कैसे है। और तो इसके बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जैसे मेरे कि मैंने जो आप लोगों को टेस्ट दिया था उसको अभी बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसे आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। और हिंदी वालों ने भी मुझे प्रेशर दिया था कि सर हिंदी में भी टेस्ट लीजिए और क्यूज दीजिए, तो उन लोग के लिए स्पेशली टेस्ट था कल का। तो उन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो अगर अटेम्प्ट सही से नहीं होगा और व्यू नहीं सही से आएंगे व्यूज, तो मैं फिर आगे से टेस्ट देना भी बंद कर दूंगा हिंदी में, केवल इंग्लिश में ही दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसे अटेम्प्ट कर लें। और एक बात कि आप लोग इस चैनल का लिंक अपने जूनियर और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और सीनियर उन सभी को सेंड कीजिए। अगर आप लोग इसे शेयर नहीं कीजिएगा तो मेरा भी मन नहीं लगा रहेगा, और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये आप लोगों से बोलना था, तो इसे आप लोग शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल का भी लिंक शेयर कीजिए। और बहुत ऐसे साथी हैं जो अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो भी नहीं देखते हैं, जैसे मैं अपलोड करता हूं उसको तो देख लिया कीजिए, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो डालता हूं वो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट ही रहता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रहता है और उससे क्वेश्चन आते भी हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है वो भी दिखाया था आप लोगों को कि यहाँ से आया है क्वेश्चन। तो इसका भी ध्यान दीजिए, आप वीडियो भी देखिए, क्योंकि कोई भी वीडियो आपके लिए हार्मफुल नहीं रहेगा, सभी यूजफुल ही रहेगा। तो वीडियो भी देखा कीजिए आप लोग। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आप लोगों को बताने थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया और आशा है कि आप लोग इसे फॉलो भी करेंगे। तो इसे आप लोग फॉलो कीजिए। और डेली मैं आप लोग को क्यूज देता ही हूँ, कम से कम 35 क्वेश्चन दिया जाता है आप लोग को, और 45 भी कभी कभी हो जाता है डेली, तो उसे भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अब मैं आप लोग को पैडी फील्ड को दिखा दे रहा हूँ कि कैसा है। तो आप लोग देखिए इसे, और इसके बारे में फिर बताना शुरू करूँगा। इसे आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही हरा भरा है और अच्छे से ग्रोथ भी इसका हो रहा है। तो ये फ्लावरिंग नहीं हुआ है इसका, ना ही टिल्लिंग वगैरह भी। इस फील्ड को ध्यान से देखिए। और आप लोग का भी फील्ड ऐसा ही होगा। और इसमें अभी वीड भी नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा तो।
देखिए इसमें पानी भी लगा हुआ है। तो आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। तो मैं अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, और भी बहुत सारे जो भी इसके बारे में मुझे मालूम होगा उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सभी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट ही रहेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। तो इसे आप लोग बस ईयरफोन लगा के सुनते रहिएगा, और देखना हो तो देख भी सकते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका जो इंग्लिश नेम है उसे बता दे रहा। जैसे इंग्लिश में इसे हम लोग पैडी बोलते हैं, और हिंदी में धान। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ओराइजा सटाइवा है। और इसकी जो फैमिली है वो ग्रैमनी और पोएसी दोनों है। और इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो 2n=24 है। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो साउथ ईस्ट एशिया है। और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम लोग पेनिकल बोलते हैं। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 6 to 7% होता है। तो ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब पॉइंट। तो और भी पॉइंट है कुछ इम्पोर्टेंट, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे इस वीडियो में। तो मैं थोड़ा और आगे की तरफ चल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अभी पानी वानी लगा हुआ है इसमें। और इसमें अगर अच्छे से इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया जाए तो इसमें हम लोग जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है उन्हें भी रियर कर सकते हैं, क्योंकि इतने पानी में तो मछलियाँ रहती ही हैं। और यहाँ पे जो बगुला होते हैं वो भी दिखाई दे रहा है, यानी मछलियाँ यहाँ पे हैं इसलिए। और यहाँ पे क्रैब जो होते हैं वो भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिसे केकड़ा बोलते हैं। और मछलियाँ तो पाली जा सकती है। मछलियाँ आजकल ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए मछलियाँ आजकल के पैडी के फील्ड में दिख भी नहीं रहा। पहले बहुत सारी मछलियाँ दिखती थी, और गांव के जो भी लोग थे वो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में तो बंसी बोलते हैं, इंग्लिश नाम मुझे भी पता नहीं, बट उसको लगा के जो हुक टाइप का रहता था, एक जो स्टिक रहती थी उसमें लगा के रस्सी के द्वारा उसमें बांध देते थे, और उसमें कुछ उनको खिलाने के लिए जो अर्थवर्म होते हैं उनको लगा देते थे उस हुक में, और उसको पैडी फील्ड में डालते थे। तो उसमें मछलियाँ जो आती थी वो अट्रैक्ट होके उसकी आवाज़ से और उसे खाने के लिए आती थी, तो उसमें फंस जाती थी। तो इसमें हम लोग फिश रियर भी कर सकते हैं, और पहले किया भी जाता था और लोग करते भी थे। और अभी भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि इस जो मछली का भी आप लोग इसमें पालन कर सकते हैं, रियर कर सकते हैं उसको भी। और पहले तो बिना रियरिंग के ही मछलियाँ इसमें आ जाती थी और दिखती भी थी, लेकिन ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी यूज किया जा रहा है और हर्बिसाइड, उसके कारण यहाँ पे जो मछलियाँ हैं अब दिख नहीं रही है। और जो कुछ दिख रही हैं वो स्नेक के द्वारा खा ली जा रही हैं, और जो ये बगुला हैं उनके द्वारा खा लिया जा रहा है। तो उनका ये भोजन है, तो उन्हें तो नहीं छोड़ेंगे ये लोग, और सही भी है। और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी कोई इंसेक्ट है, हमको लग रहा है मछली ही है, मर गई है। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आप लोगों को
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, नहीं तो आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। जो भी अपने खाने के लिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें FIM जो घरेलू गोबर है उनका प्रयोग करके, उसकी खाद को प्रयोग करके, वर्मी कंपोस्ट वगैरह को का प्रयोग करके जो है जितना भी जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, जो भी खाने की चीज़ें मेज वगैरह, इन सब को ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, क्योंकि इससे ही बहुत सारी बीमारियां हो रही है। आजकल जो कैंसर जो फैल रहा है वो खाने से ही फैल रहे हैं। पहले इतना नहीं देखने को मिलता था, बट अभी बहुत लोग जो हैं कैंसर से पीड़ित हैं, और यही सब देन है जो खाने की मटेरियल है वो ज़्यादा लोग यही पेस्टिसाइड से भरे हुए भोजन खा रहे हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र जो भी हैं, इनके द्वारा उपजाया गया जो भी अनाज है उसको लोग खा रहे हैं, इसलिए बीमारी भी बहुत सारी हो रही है। तो अभी कुछ साउंड आप लोग को अलग से सुनाई देगा, क्योंकि अभी जो कान्हा जी का वो चल रहा है फेस्टिवल, तो उसकी आवाज़ आएगी कुछ कुछ, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ देखिए, यहाँ कितना अच्छा पैडी का फील्ड है, और बगल में ही यहाँ देखिए, यहाँ केवल वीड ही दिखाई दे रहे हैं। जो पैडी के क्रॉप हैं उनसे अधिक तो यहाँ वीड दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग जंगली धान, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, वो भी दिखाई दे रहा है, जिसे इकाइनोक्लुआ क्रुसगेली इसका साइंटिफिक नेम है, वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए इसे ध्यान से। तो इसके जो मालिक हैं उनके द्वारा इसका ज़्यादा देख रेख नहीं किया गया। हमको लग रहा है लेट इसका सोइंग भी लेट हुआ है, इसकी बुआई, इसलिए इसमें अभी खरपतवार भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एक आंटी थी, उनका आवाज़ आया होगा थोड़ा बहुत, तो अभी वीड जो है उसको कट कर रही हैं, ताकि अपने जो भी गोट वगैरह या कैटल वगैरह कुरियर की होंगी उनको खिलाने के लिए। तो वहीं पूछ रही थी फ़ोटो खींच रहे हैं क्या, तो हम तो वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए मैंने रोक दिया था। और ध्यान से देखिए वो कितना अच्छा, वो कितना मतलब ऐसा लग रहा है कि उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है, या चारे के पर्पज़ से इसे ग्रो किया गया है। इसमें इतना सारा खरपतवार दिख रहा है, और इसका वीडिंग भी अभी तक नहीं हो पाया है। ध्यान से देखिए कितना है। पैडी क्रॉप से ज़्यादा इसमें तो वीट दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है देख के। किसान को अपने खाने के पर्पज़ के लिए और थोड़ा बहुत बेचने के लिए भी इसको ग्रो करते हैं, और इसमें तो उसका तो कोई देख रेख ही नहीं है। एक तो लेट सोइंग हुई है उसमें, क्योंकि बगल में ही देखिए ये फील्ड जो दिख रहा है, इसमें कितने बड़े बड़े क्रॉप हो गए हैं, और यहाँ देखिए कितना छोटा छोटा है, और इससे क्रॉप से बड़े तो इसमें वीड हो गए हैं। ये सब है, और भी कुछ है जो इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा। जैसे कि जो पैडी होती है उसकी 2 स्पेसीज होती है मेनली, जिसे ग्रो किया जाता है, कल्टीवेटेड जो स्पेसीज है। जैसे एक है ओराइजा सटाइवा, जिसे एशिया में हम लोग ग्रो करते हैं, अपने यहाँ जो ग्रो किया जाता है, और एक है ओराइजा ग्लेवेरिमा, जो कि अफ्रीका जो है वहाँ इसका कल्टीवेशन किया जाता है।
और इसे भी जो है ओराइजा सटाइवा है, इसको भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे एक इंडिका है और एक जापोनिका है और एक जवानिका है। तो जो इंडिका है उसको मेनली जो है इंडिया में ग्रो किया जाता है, और जो जापोनिका है उसे जापान में ग्रो किया जाता है, और जो जवानिका है वो इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। और जवानिका से एक क्वेश्चन भी आया था, जो BAO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन ये था कि फ्लड रेसिस्टेंट या ड्वार्फ फ्लड रेसिस्टेंस है, ऐसे था, मतलब कंफर्म नहीं है। और उसको क्वेश्चन को मैं बाद में बता दूंगा आप लोग को। ऐसे ही कुछ था कि जवानिका जो है कौन सा रेसिस्टेंट स्पीसीज है या वैरायटी है, तो वही था वो। ये भी जो इसके हैं सब स्पीसीज, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और जो इसका सीडलिंग तैयार किया जाता है उसके लिए जो ट्रांसप्लांटिंग से पहले 21 to 25 डेज बिफोर ही ट्रांसप्लांटिंग के उसको फील्ड में लाके उसको बो दिया जाता है, सोइंग कर दिया जाता है, ताकि 21 to 25 डेज बाद उसको ट्रांसप्लांटिंग किया जा सके सीडलिंग को। तो ये सब है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं आप लोग को बता दे रहा। तब तक आप लोग देखिए इस फील्ड में क्या क्या है। यहाँ पे वीड भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ वीड के साथ जो पैडी फील्ड है उसके साथ साथ यहाँ देखिए शुगर केन का भी कल्टीवेशन किया गया, तो इसके बारे में भी कुछ बता दूंगा आप लोगों को। पहले जो ओराइजा सटाइवा है मतलब जो पैडी है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। बोर मत होइएगा, बस इसको आप लोग ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा तो भी बहुत है। और थोड़ा बहुत तेज़ कर लीजिएगा, धीरा बोल रहे होंगे तो स्पीड को फास्ट कर दीजिएगा, 1.25 में कर लीजिएगा या 1.5। हाँ, इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, तो बेनिफिट तो होगा ही आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कुछ दिख जाता है इसमें इंसेक्ट वगैरह तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंसेक्ट तो दिखा था, ग्रास हॉपर ही था हमको लग रहा जी, वही था, यहाँ पे चला गया। ग्रीन लीफ हॉपर या ब्राउन प्लांट हॉपर से कुछ करके दो होते हैं। इससे कुछ टर्म भी हैं रिलेटेड है, उसके बारे में भी मैं बता दे रहा आप लोगों को। जैसे एक बुशनिंग है, इसी से रिलेटेड है। बुशनिंग में क्या किया जाता है, जो हमको लगता है उसमें वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जो सोइंग किया जाता है, क्या जो सीडलिंग तैयार करने के लिए ग्रो किया जाता है, उसी में हमको लग रहा है 21-25 डेज के बाद उसमें ट्रैक्टर और उसमें जो कल्टीवेटर है उसके साथ अटैच रहता है, तो उसी को उसमें चला दिया जाता है, तो उसमें जगह भी बन जाता है। और जैसे ये दिख रहा है लाइन टू लाइन भी दिखने लगता है उसमें, तो बुशनिंग इसी को कहते हैं। और अच्छे से इसका डेफिनेशन मैं बता दूंगा आप लोग को। और ये जो होता है 4 to 5 वीक बाद कर देना चाहिए सोइंग के बाद। और इसमें पानी भी रहना चाहिए 5 to 10 सेंटीमीटर क्रॉप में वाटर रहेगा, तो वहीं उसको किया जाता है।
सोइंग के 4 to 5 वीक बाद और 4 to 5 सेंटीमीटर वाटर रहना चाहिए, तब बुशनिंग की जो ऑपरेशन है वो किया जाता है। और एक इससे टर्म रिलेटेड है पारबॉइलिंग, पारबॉइलिंग भी इसे बोलते हैं। और इसको अदर नेम भी देते हैं, जैसे इसे हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट के नाम से भी इसे जानते हैं और इसे बोलते भी हैं। और पारबॉइलिंग में क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, जो गर्म पानी में पैडी को डाल दिया जाता है, कुछ देर बाद निकाल के फिर सुखा दिया जाता है। तो इससे इसमें जो होता है इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है और साथ साथ विटामिन्स की भी मात्रा बढ़ जाती है। इसमें विटामिन B2 या B इसमें बढ़ती है, ध्यान नहीं आ रहा है, इस सब के बारे में आप लोगों को बता दूंगा बाद में। जो इसके सीडलिंग तैयार करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक इंसेक्ट दिखा रहा हूँ, हमको लग रहा है ग्रीन लीफ हॉपर है, इसे ध्यान से देखिएगा तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, अभी पहचान में भी नहीं आ रहा, छोटा सा है। तो ये सब इंसेक्ट भी हैं जो इसमें रहते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि इससे जो नर्सरी इसका जो है जो सीडलिंग तैयार करने के कौन कौन से मेथड है इसके बारे में, क्योंकि कुछ मेथड है जो इसमें यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें है डेपॉग मेथड है, जो कि फिलीपींस से लाया गया इसे नर्सरी जो इसका सीडलिंग तैयार करने के लिए। और ये जो होता है 12 to 14 डेज में तैयार हो जाता है। इस मेथड से अगर जो सीडलिंग तैयार करेंगे हम तो 12 to 14 डेज में ये तैयार हो जाएगा ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और इस मेथड को फिलीपींस से लाया गया बताया था मैंने। और जो इसमें 3 kg जो है पर मीटर स्क्वायर इसमें जो पैडी है वो लगता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो कि इसके बारे में पूछा जाता है, खासकर ये पूछा जाता है कि जो डेपॉग मेथड है सीडलिंग तैयार करने का वो कहाँ से लाया गया है, तो फिलीपींस से लाया गया है। और कितने दिन में तैयार हो जाता है इस मेथड से सीडलिंग, तो 14 डेज लिखा रहता है या 12 to 14 डेज भी मिल जाएगा आप लोगों को देखने को। और भी एक मेथड है जिसे हम लोग SRI मेथड बोलते हैं। तो बहुत लोग को इसके फुल नेम के भी बारे में मालूम नहीं होगा, तो मैं इसका जो फुल फॉर्म है वो भी बता दे रहा आप लोग को। जैसे जो SRI का फुल फॉर्म होता है या फुल नेम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका फुल नेम है। तो इसके बारे में मैंने बताया ही आप लोगों को बता दिया। और इसमें जो ये जो लाया गया है ये मेथड सीडलिंग तैयार करने का वो मेडागास्कर से लाया गया है। और इसके फादर जो हैं जो जिसने इसे लाया था उसका भी नाम, जो इसको तैयार किए थे जो इसको तैयार किया था जिन्होंने, उसके नाम भी बहुत पूछता है एग्ज़ाम में। तो इसका नाम भी मैं आप लोग को बता दे रहा कि किसने लाया था इसे, तो इस नाम को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप लोग समझ जाएंगे। जो इसके फादर थे वो हेनरी डी लॉवलिने थे, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, इनके नाम भी याद कर लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन मैंने डाल भी दिया अपने क्यूज पे, अपने टेलीग्राम चैनल क्यूज के माध्यम से। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब तो मैं डालता ही हूँ। अगर कोई रेगुलर मेरे साथ जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग से ही या कुछ महीनों से भी, तो जानते होंगे कितने अच्छे अच्छे से क्वेश्चन मैं डालता हूँ। और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रहते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मैंने बता ही दिया इसके फादर कौन थे, और इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी रुक गया होगा वीडियो, क्योंकि फ़ोन आ गया था, कॉल। यहाँ देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ वाटर है और यहाँ से हमको लग रहा है कि फिशिंग भी किया गया है, क्योंकि यहाँ का पानी जो गंदा दिख रहा है। या ये भी हो सकता है यहाँ पे मछलियाँ हो। तो कुछ भी हो सकता है, मैं भी ध्यान से देख के चल रहा हूँ, क्योंकि स्नेक भी इधर मिल सकते हैं, इसलिए इतने धीरे धीरे और देख के चलना पड़ रहा है। और वीडियो में थोड़ा बोलने के लिए भी टाइम लग रहा है, कभी आता नहीं हूँ, और आया था घर तो सोचा कि फील्ड भी देख लूँ। यहाँ देखिए सभी इंसेक्ट हैं ग्रीन कलर के, जो है फुदका इसको बोलते हैं लोग लोकल लैंग्वेज में। और एक चीज़ मैंने बताना मैं भूल गया था कि जो SRI मेथड है वो, उससे जो सीडलिंग है कितने दिनों में तैयार हो जाता है, तो 8 to 10 डेज में तैयार हो जाता है उससे सीडलिंग। देखिए यहाँ पे जो बगुला है वो अभी गया है उड़ के, हमको लग रहा है मछली की तलाश में था। थोड़ी धूप भी तेज़ है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज़ भी हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, और इंसेक्ट से भी। तो इंसेक्ट का तो अभी साइंटिफिक नेम मुझे कुछ कन्फ्यूजन होगा, देख के भी मैं नहीं आया था, तो इंसेक्ट केवल नाम बता दूंगा। और डिजीज़ है उसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा, जैसे जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी, या इसी को लीफ स्पॉट ऑफ पैडी के भी नाम से जाना जाता है। ये डिजीज़ है जो कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फंगस से होता है, कवक से। और इसी के कारण जो हुआ था बंगाल फेमाइन, बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो 1943 में आया हुआ था बंगाल फेमाइन, इसी डिजीज़ के कारण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका डिजीज़ था। और एक और जो डिजीज़ है, यहाँ पे किसी का, यहाँ पे जो मेड़ है इस पे साइकिल रखा हुआ था किसी का। तो एक और डिजीज़ जो है यहाँ पे बैक्टीरियल लाइट ऑफ पैडी, जो कि जेंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और एक और है जो ब्लास्ट ऑफ पैडी डिजीज़, जो कि पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक फंगस के द्वारा होता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड डिजीज़ थे। और भी हैं कुछ, जैसे एक तो किसी टॉक्सिटी के कारण होता है, उसका क्या नाम था, सॉरी
याद नहीं आ रहा। तो डीजी मेन थे वो मैंने आप लोग को बता दिया। और भी कुछ पॉइंट है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी कुछ देर में। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है तो सुबह से एयरफोन लगा के आप लोग सोते समय या खाते समय ही भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और बगल में यहाँ पे देखिए शुगर केन का भी कल्टीवेशन हुआ है तो वह भी इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ मूथा भी दिख रहे थे। शुगर केन के बारे में मैं कभी और बता दूंगा, लेकिन जो भी इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ बता दे रहा। जैसे इसका साइंटिफिक नेम आप लोग को जानते ही होंगे, सैक्रम ऑफिसनेरम, और इसे नोबल केन के भी नाम से जाना जाता है इसी स्पीसीज को। इसके भी जो है डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे सैक्रम ऑफिसनेरम हो गया, सैक्रम बारबेरी हो गया, सैक्रम साइनेंसिस हो गया, और सैक्रम स्पोंटेनियम हो गया। 4 to 5 स्पीसीज पाया जाता है। हाँ, सैक्रम साइनेंसिस हो गया, 5 स्पीसीज तो मैंने बता ही दिया। और जो सैक्रम बारबेरी है वो अपना इंडिया का है, साइनेंसिस जो है चाइना का है, और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो सैक्रम ऑफिसनेरम है, उसे नोबल केन के भी नाम से जाना जाता है, और ये भी क्रॉस से बनाया गया है। तो ये था। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो भी डिफरेंट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। और ये भी ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका ओरिजिन प्लेस भी है, उसमें भी कुछ अलग अलग है, कोई न्यू गिनिया बोलता है, कोई और नेम से भी जाना जाता है इसे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि इसका जो फ्लावरिंग का होता है, जैसे फ्लावर निकलने की क्रिया को एरोइंग बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस को इसको एरो बोलते हैं, ये सब है। और इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्या कहते हैं ऑपरेशन भी होते हैं, कल्चरल ऑपरेशन, जैसे कि क्रॉपिंग भी होता है इसमें, और रैपिंग भी होता है। रैपिंग के साथ साथ और भी जैसे डी ट्रेसिंग होता है, और भी कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सब का तो मैं आप लोग को नोट्स पर प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो ये सब थे इससे मेन इम्पोर्टेंट। और इसके सेट्स के बारे में भी, इसके जो सीड रेट है वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया इसके बारे में, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए अब इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग इसे देखेंगे लास्ट तक, और अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।